औसतन 2-3 साल में पद्म श्री, पद्म विभूषण जो बड़े अवार्ड है ना, उनमें एक दिन रामचरण जी का नाम जरूर आएगा, जिस हिसाब से ये कार्य करते हैं इस क्षेत्र में। ये हकीकत है, क्योंकि मैं इनके साथ भला तो नहीं पाया, लेकिन मेरा अनुभव है बहुत लंबे टाइम के साथ जुड़ा हुआ इनके साथ। ये जरूरतमंद बच्चों की मदद तो करते ही करते हैं, इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको राष्ट्रपति भवन में विजिट करवाना, बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करवाना, बिरला जो बड़े स्टेडियम है वहां ले जाकर फंक्शन करवाना, तो बहुत सारी ऐसे इवेंट करवाते हैं। पीछे 2021-22 में अपनी एक पुस्तक आई थी रीड में, उस पुस्तक में उसका जो अपने एक प्रदर्शन था, जिन्होंने माननीय उस समय को वर्तमान में भी है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम जी बिरला, उनके साथ भी मुलाकात करवाई थी। मेरे ब्रदर वहां गए हुए थे, तो बहुत बड़ी हस्ती है अपने इस एरिया की, पत्रकार भी है। बोलो आप किसी भी फील्ड से इनसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो और बहुत बढ़िया से हमें ये प्रत्युत्तर देंगे और हमारा सहयोग करेंगे। श्री रामचरण जी प्रधान। हम सब भारत माता की। आज हम 27 डिवीजन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का, और ये राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज ये संपन्न हो रहा है। तो हमारे बीच पुलिस विभाग से अधिकारी रंगमेल से यहाँ पहुंचे हुए हैं, और विद्यालय विकास समिति के अध्यक्ष यहाँ पहुंचे हुए हैं, और विद्यालय के कुछ गणमान्य जो नागरिक हैं या पार्षद या पंच हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सभी भाई बंधु यहाँ पहुंचे हुए हैं। और मैं एक संख्या देख रहा हूँ, एक संख्या ये है कि 3 बच्चे यहाँ एटीएम मशीन बनाए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। कम से कम उन 3 लड़कों ने हिम्मत तो की है कि हम लड़कियों के बराबर आ जाएंगे, वरना लड़कों की संख्या आज 0 होती जा रही है ना ऐसा? यानी हमें आज भी सुधार की जरूरत है। लड़कों में जो क्रिएटिविटी की चीजें हैं वो खत्म होती जा रही है। इसका एक कारण यह है कि हम सारा दिन जो चीजें देखते हैं वो चीजें हमारे मन में, दिमाग में, कर्म में, क्रिएटिविटी में ये सब छा गई है। इसलिए हमें बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक बार लड़कियों के लिए जोरदार तालियां, जो हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। आज मैं जो मेरे जीवन की घटनाएं हैं उन्हीं पर चलता हूँ और उन्हीं के बारे में धीरे धीरे बताने की कोशिश करता हूँ। जब मैं 4th-5वीं क्लास में होता था तो हमारे कच्चे कमरे होते थे, बैठने के लिए ये दरी चटाई या स्टैंड वगैरह ये नहीं होते थे। हम घर से कोई एक गट्टा लेकर जाते, थैला लेकर जाते, उस पर बैठते, फिर देखते कि ये फट गया है, उसको सिलते, उस थैले से ही या उस बैग जो गट्टा होता था उससे ही हमारा बैग बना होता था। खुद ही बैग बनाते थे, मशीनें भी नहीं होती थी, सुई से बैग बनाते थे। किताबों के लिए पैसे नहीं होते थे, और जो किताबें फट जाती थी तो उन्हें चिपकाने के लिए गोंद लाने के पैसे नहीं होते थे। हम जिस जगह पर बैठते थे वहां एक बड़ा सा पेड़ होता था, कीकर का पेड़, पातड़ियां नीचे गिरती थी, उनका रस निकालते थे और कॉपियों के पेज चिपकाते थे। वहां से मुझे ज्ञान हुआ कि हम और भी अच्छा कुछ कर सकते हैं, इन्हीं पातड़ियों से कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही पातड़ियां गिरती, हम कॉपी के जो बेकार पेज होते थे उनसे लिफाफे बनाना शुरू कर देते थे, और 100 लिफाफे 1 रुपए के होते थे, वो हम दुकानदार को देकर आते थे, और उसी 1 रुपए से हम कभी पेन लाते, कभी पेंसिल लाते, कभी 2 रुपए वाली कॉपी लेकर आते थे। ये हमारे जीवन का प्रारंभिक पल है जो हमने जिया है, महसूस किया है। आप उस श्रेणी से बहुत आगे निकल चुके हो, तो ये देश के लिए और आप सभी के लिए गर्व का पल है। लेकिन ऐसे में हमारे अंदर की जो एक्टिविटियां हैं वो समाप्त होती जा रही है। 13 साल की उम्र में जो बाबर का जो वंशज है
वो एक महायोद्धा के रूप में एक महासम्राट बन गया था, क्योंकि वो अफगानिस्तान से होता हुआ रेत के दौरों से होता होता पूरे भारत पर कब्जा करने लग गए थे। अगर वही स्थिति ऐसे होती कि रेत के दौरों की बजाय वो इधर से आता, पक्की सड़कों से आता, तो हो सकता है वो अपना घर वहीं बना लेता और आगे नहीं जा पाता। जब मैं 7वीं क्लास में था तो मीडिया जगत से जुड़ गया था। छोटी छोटी कविताएं लिखना, चित्र बनाना, कहानियां लिखना, वो प्रकाशन करने के लिए भेजता। और मेरी पहली कहानी में मैंने पहला चित्र 7वीं क्लास में लिखा और बाल अंश में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान पत्रिका की पाक्षिक के रूप में बहुत बड़ी बुक बाल अंश रही है। आप बच्चों के लिए वो पुस्तक है, कभी बाजार जाओ तो बाल अंश पढ़ना। सोशल मीडिया पर बाल अंश हिंदी में या अंग्रेजी में लिखोगे तो भी वो आ जाएगी। उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों न हम कुछ अलग हटकर किया जाए। तो 7वीं क्लास से धीरे धीरे मैंने ये रूटीन बनाई कि रोजाना एक दो कविताएं लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, गजलें लिखेंगे या कुछ नए अनमोल वचन लिखेंगे। तो वो हम लिखते गए। अखबारों से जुड़ना मेरा लगभग 1999 में हो गया था। और उसके बाद में 2005 में पहली बार जब मैं 12वीं क्लास में था, राठी स्कूल में था, और उस समय मैंने सोचा क्यों न पत्रकारिता जगत में कुछ किया जाए। तो पहली बार मैं अपराध मुक्त समाज हरियाणा से एक निकलने वाले पाक्षिक अखबार का पत्रकार ब्यूरो चीफ राजस्थान बना। और साथ में 12वीं क्लास में था तब मैं आकाशवाणी सूरतगढ़ से जुड़ गया और वहां मेरी कविताएं, कहानियां प्रसारित होने लगी। और धीरे धीरे ये मुकाम बढ़ता गया। लगभग 2012-13 के आसपास मैंने एक मेरी किताब लिखी, बेटियां। उस किताब के लिए 20,000 रुपए का सहयोग किया था डॉक्टर तारावती जी भादू ने, जो चूरू और सीकर की जिला शिक्षा अधिकारी रही है। 1999 में उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया था, जो पूरे राजस्थान भर में बहुत ही सफल हुआ था। उस पुस्तक के लिए उन्होंने 20,000 रुपए दिए। मैंने प्रकाशित करवाई बेटियां। और उस पुस्तक का विमोचन उन्हीं के बेटे डॉक्टर अजय जी भादू ने किया, जो वर्तमान में राष्ट्रपति के मुख्य सचिव हैं और चुनाव आयोग में संयुक्त सचिव भी रहे हैं पिछले चुनाव आयोग में। उन्हीं के द्वारा किया गया। बेटियां एक सामाजिक कहानी, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी लिखते हैं, उसी प्रकार की बुराइयों को दूर करने के लिए, बेटियों के उत्थान के लिए ये कविताएं, कहानियां मैंने उस पुस्तक में पिरोई है। और उसके बाद की जो कहानी है, मैं सामाजिक जीवन में आया। लगभग 2006 में मैंने स्कूल से हटकर स्कूल योजना चलाई। और उस योजना में मैंने स्कूल समय से पहले और स्कूल समय के बाद में उन बच्चों को, पंचायत के 10 गांवों के 2000 बच्चों को रोजाना साइकिल से लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करके उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया। 2006-07 में ये शुरुआत हुई। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सूरतगढ़ के निर्देश के अंदर में ये मैंने कार्य किया। किसी प्रकार की कोई भी सहायता या जन सहायता उस समय मुझे प्राप्त नहीं हुई, लेकिन मेरा जज्बा ये था, जब मैं 10वीं क्लास में खुद हुआ तो 10वीं क्लास वाले बच्चों को निःशुल्क मैथ और इंग्लिश खुद पढ़ाया करता था अपनी उसी क्लास में। और 12वीं में था तो 12वीं के समय में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री उन बच्चों को पढ़ाता था। थोड़ी देर पहले बात एनसीसी की आई। एनसीसी मैंने 11वीं क्लास में राठी स्कूल में प्रसन्ना कुमार जी सामंत के निर्देशन में ली थी, लेकिन गांव से आने जाने की वजह से वो ज्यादा दिनों तक सेट नहीं बैठ पाई, इसलिए एनसीसी मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। और एनएसएस एक विषय होता है, वो मैंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो पीलीबंगा का सरकारी स्कूल है, वहां पर 1 साल का किया। और यही से मेरी एक सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। तो अब बात रही आगे के जीवन की। उस जीवन में मैंने एक तो खुद का मदर टेरेसा नेहरू युवा मंडल समिति बनाई, जो गांव से ही मैं संचालित करता था। फिर हमने भगत सिंह युवा मंडल भगवान सर में अपनी सेवाएं दी, जो नेहरू युवा केंद्र श्री गंगानगर से जुड़ा हुआ। उसके बाद में हम कालांतर में आगे बढ़ते गए। 2016 के आसपास मुझे रामेश्वरम ट्रस्ट, जो रावत सर से था, वहां से राजस्थान का
प्रभारी बना दिया गया। उसके बाद में 2019-20 में हमने खुद का एक पब्लिक ट्रस्ट पूनम फाउंडेशन ट्रस्ट बनाया और लगातार अपनी सेवाएं उसमें जारी है। इसमें भी देखो बहुत सारे टाइप होते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे अभी एक विषय आया यूपीएससी का, यहाँ पर मैंने किसी को नहीं देखा यहाँ सुना कि वैज्ञानिक बनने का, नहीं दिखा ना किसी ने। किसान बनने का भी नहीं लिखा होगा, मजदूर बनने का भी नहीं लिखा होगा। कोई ऐसा बच्चा भी है जो गोलगप्पे वाला बनना चाहता है, नाई बनना चाहता है, कटिंग करना चाहता है, नहीं है ना। सोचो अगर ये समाज में नहीं होंगे तो इस समाज का क्या हाल होगा। अगर नाई नहीं होगा समाज में तो समाज का क्या हाल होगा। क्यों मेशी है नहीं, एक कुम्हार नहीं होगा तो समाज का क्या हाल होगा। हम उस तरफ भागते हैं जहां चमक और दमक होती है, जो समाज में जरूरी है, अभिन्न हिस्सा है, हम उस तरफ जाने की कोशिश नहीं करते। आज जब हम सोचते हैं कि बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, तो इसका कारण ये है कि हम उन्हें संस्कार देना ही नहीं चाहते और बच्चे फिर लेना ही नहीं चाहते। हमारा दिमाग फोन ने इतना भर दिया है कि दिमाग में कोई चीज हमें खाली नजर ही नहीं आती है। जब खाली होगी नहीं तो कोई हमें कैसे दे पाएगा। जैसे गुरुजी हमें समझा रहे थे, इसी प्रकार कोई एक हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज के अंदर पंखा खराब हो गया, उसमें टीचर बैठ गए, प्रधानाध्यापक बैठ गए, वकील बैठ गए, पायलट बैठ गया और 1-2 मेंबर और बैठ गए। अब जहाज वहां खड़ा है और उसमें पंखा है नहीं और तेल वाली टंकी है, उसमें तेल नहीं है। तो थोड़ी देर में एक कोई आए साहब और बोले, यार अब क्या करें। अगर इस पायलट ने, अभी तो ये अनजान है, रास्ते में हमें पटक दिया या गिरा दिया तो हम क्या करेंगे। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा, आप बैठे रहो, मैं मेरे पायलट को जानता हूं ये कितना हवा में है। तो इन गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि हमारे बच्चे हैं वो कितना आगे तक जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप पहले स्कूल में आओ तो अपने गुरुजनों का अभिनंदन अभिवादन जरूर करें। यह आपके जीवन की बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो 1-2 सालों के बाद में जब ये टीचर अलग जगह पर चले जाए वो आप उन्हें भूल जाओ। गुरु शब्द अपने आप में एक रूह से जुड़ा हुआ होता है और उसी का बखान जीवन भर चलता रहता है। हालांकि मैं मनीराम जी गुरुजी बाजिया से पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इनकी हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी पहचान है और जब भी हमारा मिलना होता है तो हम एक गुरु और शिष्य की तरह ही मिलते हैं। ये इनका बड़प्पन है। तो अब मैं मेन बात पर आता हूं। अगर आप मीडिया जगत में जाना चाहते हो, सबसे पहले तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पत्रकार बनना चाहता है क्या मैं या एंकर बनना चाहता है। कर दो खड़ा भाई। वैसे तो गांव में सारे ही पत्रकार होते हैं, लेकिन जो बनना चाहता है वो बताओ। ऐसा कोई व्यक्ति है जो पत्रकार का नाम जानता हो, जो नेशनल लेवल का या अदर कोई। क्या मैं तुम्हारे जो बता तो दोगे। टीवी पर आपने कभी सुना होगा, नमस्कार मैं रवीश कुमार, सुने? नमस्कार मैं चित्रा गुप्ता। यस सर। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। डीडी न्यूज पर भी बहुत सारे नाम हैं आज तक पर भी बहुत सारे नाम और एंकर के रूप में भी बहुत सारे हैं। 6 मिनट 99 जो टीवी आया था, टाइम मीडिया वाला आया था और जियो न्यूज में भी 6 महीने तक काम किया था और दैनिक भास्कर ऑफिस में भी गंगानगर लगभग महीने 1.5 महीने काम किया था। तो इसी संदर्भ में मैं आपका जो जानकारी है मेरे पास है वो देना चाह रहा हूँ। अगर आप मीडिया लाइन में आना चाहते हो तो इसमें 12वीं के बाद में बीजेएमसी एक कोर्स होता है, बैचलर इन जर्नलिज्म, वो आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपने बीए क्लियर कर ली है तो डायरेक्ट आप एक इसको स्टार्ट करो, पहले चालू करो।
हम ट्रस्ट का प्रन्यास बोलते हैं, यानी ट्रस्ट का संविधान, जो 8 या 10 पेज में लिखित रूप में होता है और सरकार इसे अधिस्वीकृत जो कोर्ट का जो कागजात होता है, जिसे हम पेपर बोलते हैं, लगभग 500 या 1100 रुपए का स्टाम्प पेपर लगता है और 2 मेंबर के बीच में उसमें एक टाइप होता है कि हम ये कार्य इस ट्रस्ट में करेंगे। एक संविधान लिखा जाता है, उसको 2 गवाह के बीच में नोटेरी, भारत सरकार के नोटेरी द्वारा रजिस्टर कर लिया जाता है। उसके बाद में हम चाहें तो इसे अलग अलग विभागों से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी सुविधा दी है, MSME, यानी भारत सरकार के सूक्ष्म मध्यम और लघु मंत्रालय बना दिया गया है, उसके द्वारा रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद में एक समिति होती है जो 8 या 10 मेंबर की होती है, या चैरिटेबल ट्रस्ट होता है, उसमें भी ये सेम होता है। फिर एक ये नेशनल ट्रस्ट बनाते हैं जो अलग अलग राज्यों से एक एक प्रतिनिधि लेते हैं और उनकी जो ऑडिट है वो सरकार को जाती है। सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी ट्रस्टों को दिए जा सकते हैं। और कोई पूछना चाहे किसी भी संदर्भ में, चलो मैं बता रहा हूं थोड़ा पूनम फाउंडेशन के बारे में। हमारा जो फाउंडेशन है मुख्यतः कार्य कर रहे हैं जो खेलों के अंदर, शिक्षा के अंदर, और जो प्रतिभाएं हैं उनको नेशनल लेवल तक के मंच देने के लिए। आप में कोई ऐसा बच्चा है जो जिला लेवल में या राष्ट्रीय लेवल में कोई भी खेल खेल कर आया हो, या लेवल में चयन हुआ हो किसी भी श्रेणी में, कोई भी प्रतियोगिता में या किसी में भी? सर खेल के आए हैं। कौन है? किस चीज में? खो खो में। खो खो में किस लेवल तक? जिला 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 स्तरीय। पर। ठीक है। अभी पीछे एक बात आई थी एनसीसी की। पूनम फाउंडेशन से एक एनसीसी कैडेट जुड़ी रही है बीकानेर से, नेहा पवार, नायक समाज से, जिन्होंने एनसीसी में राजस्थान का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ सहबोध किया हुआ है। वर्तमान में वो एयर इंडिया लाइंस की कोई शाखा है जयपुर में, वहां वो कार्य कर रही है। तो अगर आप में भी ऐसी क्रिएटिविटी है तो हम आपको एक मंच देने की कोशिश करेंगे। आप सोशल मीडिया से लगभग सारे फोन चलाते हैं, हिंदी में सर्च करोगे पूनम फाउंडेशन तो पूरी डिटेल आ जाएगी। कल ही हम दिल्ली से आए हैं, 22 मेंबर हमारे सीआरपीएफ जो शिवपुरी मध्य प्रदेश है, वहां पर एक मशाल यात्रा थी।